नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आज राज्यसभा में पेश होगा महिला आरक्षण बिल। कल लोकसभा में पास हुआ महिला आरक्षण बिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिल पर बहस शुरू करेंगे। राज्यसभा में 14 महिला सांसद रखेंगी अपना पक्ष। 4 कांग्रेस महिला सांसद भी अपना पक्ष रखती नजर आने वाली है। तो आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, इस पर बहस होगी और तमाम महिला सांसद अपना पक्ष रखती यहां पर नजर आने वाली है। और आपको बता दें कि जो आंकड़ा है, संभवतः ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। कल ऐतिहासिक दिन था जब लोकसभा से ये बिल पास हो गया। राज्यसभा में आपको बता दें कि अब यहां पर 14 महिला सांसद अपना पक्ष रखेगी, जिनमें 4 कांग्रेस महिला सांसद हैं, वो अपना पक्ष रखती नजर आने वाली हैं। हालांकि इस दौरान क्या कुछ उनके द्वारा कहा जाता है, ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन ये ऐतिहासिक दिन है। 1996 से ये बिल अटका हुआ था। पहली बार कल लोकसभा में ये बिल पास हुआ। आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। इस बिल पर बहस होने वाली है। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिल पर बहस शुरू करेंगे। राज्यसभा में 14 महिला सांसद अपना पक्ष रखने वाली हैं। 4 कांग्रेस महिला सांसद भी अपना पक्ष रखेंगी और इस पर नजर रहने वाली है। तो अपने आप में आज का दिन भी ऐतिहासिक रहने वाला है, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, इस बिल पर बहस होगी। क्या संभावना जताई जाए? जो आंकड़ा इस वक्त एनडीए का है, संभवतः राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा और आज का जो दिन है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इतिहास आज भी लिखा जाएगा और कहीं न कहीं महिलाओं को सशक्त बनाने की जो कवायद है, इतिहास आज भी लिखा जाएगा और कहीं न कहीं महिलाओं को सशक्त बनाने की जो कवायद है वो पहली कवायद जो है कहीं न कहीं नई संसद भवन में की गई है। यानी कि पहला जो फैसला है, वो पहला जो बिल है वो कहीं न कहीं आज पास हो जाएगा। राज्यसभा से भी संभवतः जिस तरीके से लोकसभा में हमने स्थितियां देखी कि एक तरीके से सर्वसम्मति ही कहा जा सकता है। हालांकि 2 लोगों ने विपक्ष में जरूर वोट डाला था, लेकिन ज़्यादातर जो सांसद हैं, चाहे वो विपक्ष के क्यों ना सांसद हो, उन्होंने महिला आरक्षण बिल के पक्ष में वोट डाला था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज चूंकि जब चर्चा होगी राज्यसभा में तो करीब 7 साढ़े 7 घंटे तक ये चर्चा होगी, जिसमें पक्ष की ओर से अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं जेपी नड्डा, वो पहले स्पीकर के तौर पर यानी कि बोलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही महिला सांसद की अगर हम बात करें तो जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, वो बीजेपी केंद्र सरकार की ओर से कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आएंगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी तमाम जो सांसद हैं, चाहे रंजीत रंजन की बात करें, इसके साथ ही अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके भी जो राज्यसभा सांसद हैं, वो भी आज महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए या यूं कहें कि अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से कल कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से अपना स्टैंड क्लियर किया, चाहे सोनिया गांधी की बात करें या राहुल गांधी की बात करें। राहुल गांधी ने कहा कि इस कोटे के अंदर भी कोटा बताया जाए कि कितना ओबीसी के लिए सरकार कवायद कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस बात का जिक्र भी राहुल गांधी ने किया कि भारत सरकार में करीब 90 जो सचिव हैं, वो उनमें से सिर्फ 3 ही ऐसे सचिव हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं। हालांकि इसका कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया। इसके साथ ही चूंकि श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, चाहे सोनिया गांधी को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये बिल हमारा अपना है। इसके साथ ही डिंपल यादव सीधे तौर पे कह रही हैं कि करीब 8 साल का वक्त बीत गया मोदी कार्यकाल का और चुनाव का आखिरी साल है, यानी कि अब चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस बिल को लाया गया। सबसे बड़ा सवाल जो विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं वो ये कह रही हैं कि बिल तो आ गया, बिल पास भी हो जाएगा, राष्ट्रपति के अंतिम मुहर के बाद कहीं ना कहीं ये कानून भी बन जाएगा, लेकिन इसे लागू कब कराया जाएगा, इसे इम्प्लीमेंट कब कराया जाएगा। कई लोगों का, कई विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि जनगणना बाद में भी होती रहेगी, पहले इस बिल को लागू करा दिया जाए पूरी तरीके से, ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। हालांकि कई कानूनी पहलू हैं, अभी लंबा वक्त लग सकता है। संभवतः अगले इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें ही इसको लागू करवाना सरकार के लिए संभव हो पाएगा। हालांकि सरकार अगर तेजी इसमें लाएगी तो कुछ भी सरकार संभव कर सकती है। इसके साथ ही जब आज राज्यसभा में चर्चा होगी तो निश्चित रूप से पक्ष की ओर से बताया जाएगा कि इस बिल में क्या कुछ खूबियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब जो महिलाओं की भागीदारी है
है 33% तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जो 181 महिला सांसद अब हो जाएंगी, उनमें से करीब जो 138 सीटें हैं वो सामान्य रहेंगी, यानी कि किसी भी जाति की महिला जो है वो उस सीट पर लड़ सकती हैं। इसके साथ ही SC ST के लिए भी इसमें सीटें रिजर्व की गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ लोकसभा की बात करें बल्कि राज्यसभा की विधानसभाओं में भी 33% जो भागीदारी है वो महिलाओं की हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा भी इससे अछूता नहीं है, हालांकि पुदुचेरी की बात करें उसको इससे थोड़ा अलग जरूर रखा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं पार्टियों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। जब सीटें ज्यादातर महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी तो निश्चित रूप से महिलाएं भी जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो पक्ष की पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इनमें भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। महिलाएं ज्यादातर कहीं ना कहीं इन पार्टियों से भी चुनकर जो सदन है, लोकसभा है, वहां पर जाएंगी। तो निश्चित रूप से चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, विपक्ष जो आरोप निश्चित रूप से लगा रहा है, और स्वस्थ लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष पर तमाम जो आरोप है या यूं कहें कि सत्ता पक्ष से जो सवाल है वो विपक्ष पूछता है। और कल भी इसकी कवायद की गई, चाहे राहुल गांधी की बात करें या सोनिया गांधी की बात करें, और इससे पहले आपने देखा कि अधीर रंजन चौधरी ने सवाल पूछा था। ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे और आज भी उस सवालों की झलक देखने को मिल सकती है राज्यसभा में जब इस बिल को पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो असीमित अवसरों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूपी ट्रेड शो का उद्घाटन करने वाली हैं। 21 से 25 सितंबर 2023 तक होगा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में भव्य इंटरनेशनल ट्रेड शो। योगी सरकार ट्रेड शो के माध्यम से यूपी के उत्पादों को दिलाएंगी वैश्विक पहचान। इसके साथ ही यूपी के 17 विभागों के स्टॉल इंटरनेशनल ट्रेड शो में लगाए जाएंगे। 21 से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल ट्रेड शो है। इंटरनेशनल ट्रेड शो में 400 से ज्यादा बायर्स ले रहे हैं हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ करेंगी। वहीं ट्रेड शो में ओडीओपी उत्पादों का आपको बता दें कि स्टॉल यहां पर सबसे बड़ा होने जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी की बदलती तस्वीर देखने को मिलेगी। दोपहर 3 बजे ट्रेड शो के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जो कि अपने आप में बेहद खास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि इस ट्रेड शो को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। इंटरनेशनल ट्रेड शो कार्यक्रम शाम 4 से 5:15 तक चलने वाला है। 22 सितंबर को सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक ये रहने वाला है। 23 सितंबर को 11:30 से 12:30 बजे तक और 12:30 से 1:30 बजे तक विभिन्न संस्थाओं के सेशन होंगे। ये लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करने वाली है और इंटरनेशनल ट्रेड शो कार्यक्रम शाम 4 बजे से लेकर 5:15 तक चलेगा। 22 सितंबर की बात कर ली जाए, सुबह 11:30 से 12:30 बजे तक इन्वेस्ट यूपी सीडा और जीनीडा, ईडा और नोएडा अथॉरिटी के सेशन होंगे। दोपहर 2 से 3 बजे तक फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन और 3 से 4 बजे तक इड्डा का सेशन होने वाला है। 23 सितंबर को सुबह 11:30 से 12:30 बजे तक एकेटीयू का सेशन होगा। 12:30 से 1:30 बजे तक विभिन्न संस्थाओं के सेशन होंगे। दोपहर 2:30 से 4 बजे तक लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और टाइम्स मैनेजमेंट का सेशन होगा। 24 सितंबर को 11:30 से 12:30 बजे तक यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से फैशन शो होगा। शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक NIFT रायबरेली और खादी डिपार्टमेंट की ओर से फैशन शो होगा। 25 सितंबर की बात कर ली जाए तो अवार्ड्स और समापन सत्र ये होने वाला है, जिसमें सिर्फ आमंत्रित लोग ही सम्मिलित होंगे। तो अपने आप में बेहद खास ये है ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो, जिसके लिए तैयारियां की जा रही थी।
इसका जो शुभारंभ है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली हैं। तो यहाँ पर अपने आप में तस्वीर बेहद खास होगी। 21 से 25 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन होने वाला है और लगातार जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे थे कि किस दिन कौन कौन से आयोजन होंगे और किस तरीके से इसको भव्य रूप देने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो है जो कि अपने आप में बेहद खास। लखनऊ से खबर है जहां सीएम की सख्ती के बाद सड़कों के सर्वे का काम अब शुरू हो गया है। गंदगी और जल भराव देखकर सीएम ने जताई थी नाराजगी। लखनऊ नगर निगम के 4 कर्मियों पर हुई थी कार्रवाई। नगर आयुक्त ने कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भी भेजी। कई इंजीनियरों और अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट भेजी है। फैजाबाद रोड पर गड्ढे भरने का काम भी शुरू हो चुका है। दीपावली तक दुरुस्त करनी होंगी लखनऊ की सड़कें, क्योंकि इसके लिए निर्देश जो थे वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए थे और अब इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, काम है वो किया जा रहा है। कई इंजीनियरों और अधिकारियों के खिलाफ यहां पर रिपोर्ट भी भेजी गई थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि फैजाबाद रोड पर गड्ढे भरने का काम अब शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक टाइमलाइन है जो दिया गया है, एक डेडलाइन, जो कि दीपावली तक लखनऊ की जो तमाम सड़कें हैं उनको दुरुस्त कर दिया जाए और यही वजह है कि अब काम शुरू हो चुका है। एसके हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, यहाँ पर सड़कों को दुरुस्त करने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, अब इसको लेकर काम भी शुरू हो गया है। कहां फिलहाल इस तरीके के काम देखे जा रहे हैं जहां पर सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जा रहा है? संघ और सरकार और पत्रकार संगठन की समन्वय बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हालांकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला वहां से गुजर रहा था, उस दौरान मुख्यमंत्री ने देखा था कि सड़क के किनारे गंदगी थी, कुछ स्थानों पर जल भराव था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल नाराजगी जताई थी। नाराजगी जताने के बाद कहीं न कहीं जो लखनऊ जिला प्रशासन है या उसके अलावा जो लखनऊ नगर निगम प्रशासन है, एलडीए है, उनके हाथ पैर फूल गए थे। हालांकि तत्काल फौरी तौर पर जोनल अधिकारी को हटा दिया गया था, सुपरवाइजर और साथ ही साथ सफाई निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया था। उसके अलावा एक और कर्मचारी पर कार्रवाई हुई थी। साथ ही साथ जो विभाग के विभिन्न अभियंता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लखनऊ नगर आयुक्त की तरफ से पत्र भी लिख दिया गया था। पूरे मामले में कहीं न कहीं अफसर अब मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए हैं, चाहे वो लखनऊ से उन सभी पर गड्ढे भरने का काम किया जा चुका है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद अफसर अब लगातार एक्शन में है। हालांकि पहले ही सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जुलाई से काम शुरू करके दीपावली तक जो भी गड्ढे हैं पूरे प्रदेश भर में उसको भरने का अभियान चलाया जाए, ताकि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा सके। हालांकि पूरे मामले को लेकर अब जब मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है, उसके बाद अफसर लगातार कहीं न कहीं गड्ढे भरते हुए नजर आ रहे हैं। न केवल लखनऊ नगर निगम बल्कि पीडब्ल्यूडी, इसके अलावा जो दूसरे कोऑर्डिनेट विभाग है वो भी दूसरे जुट गए हैं। तो साफ तौर पर दिखाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद अब लगातार अफसर जमीन पर उतरे हुए हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर अफसर जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, लेकिन एसके यहाँ पर एक डेडलाइन भी दी गई है, दीपावली से पहले ये काम पूरा करना है। लेकिन जिस तरीके से हालात है, क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दीपावली से पहले ये काम पूरा हो जाएगा और सड़कों को पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा? और बिल्कुल निश्चित तौर पर तो हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से समीक्षा की गई थी, जिसमें पूरे प्रदेश भर की, चाहे वो एनएचआई की तरफ से हो या स्टेट हाईवे हो या उत्तर प्रदेश सरकार के और पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से हो, सभी को और गड्ढा मुक्त करने का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। हालांकि अलग अलग जिलों में इस तरीके के कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की डेडलाइन है कि वो पीडब्ल्यूडी प्रदेश भर में ऐसे अभियान चलाए जहां पर गड्ढा मुक्ति अभियान के जरिए प्रदेश की सड़कों को दुरुस्त किया जाए। जहां जहां पर खराब सड़कों की शिकायत है वहां पर बेहतर ढंग से चीजों को क्रियान्वित किया जाए। अब देखना यह है कि जो डेडलाइन है तब तक कितनी सड़कों को विभिन्न जो विभाग हैं वो गड्ढा मुक्त कर पाते हैं। जी बिल्कुल, अब ये भी देखना होगा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर रिपोर्ट भी भेजी गई है, कई ऐसे इंजीनियर हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ, इसको लेकर फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है?
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद कई अभियंताओं के खिलाफ नगर आयुक्त लखनऊ की तरफ कार्रवाई शासन से हो रही है। नगर आयुक्त हैं वहां से जैसे ही मिलती है अब कई और इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की जांच कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। ज्ञानवापी केस से जुड़ी याचिका पर सुनवाई आज है। वाराणसी कोर्ट में होगी पूरे मामले की सुनवाई। ज्ञानवापी के साक्ष्यों के संरक्षण से जुड़ी ये याचिका है। सुनवाई के बाद आज आ सकता है फैसला। 4 हिंदू महिला पक्षकारों ने याचिका दी है। अब इस पूरे फैसले को लेकर आपको बता दें कि इस याचिका को लेकर आज क्या कुछ फैसला आता है ये देखना होगा। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। सुनवाई के बाद आज फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले सुनवाई हो चुकी थी। आज का दिन निर्धारित किया गया था और ऐसे में संभव है कि आज फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई आज है। वाराणसी कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी। ज्ञानवापी के साक्ष्यों के संरक्षण से जुड़ी ये याचिका है। सुनवाई के बाद आज फैसला आ सकता है। 4 हिंदू महिला पक्षकारों ने याचिका दी है। क्या फैसला आता है इस पर नजर रहने वाली है। तो सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद फैसला आ सकता है। 4 हिंदू महिला पक्षकारों ने याचिका दाखिल की थी और अब इसको लेकर कोर्ट आज सुनवाई करेगा और संभवतः आज फैसला आ सकता है। तो ज्ञानवापी के साक्ष्यों के संरक्षण से जुड़ी ये याचिका है क्योंकि हिंदू महिलाओं को ये डर है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। यही वजह है कि याचिका यहां पर दाखिल की गई है। अब क्या फैसला आएगा देखना होगा। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी आवश्यकता नहीं, हाईकोर्ट की तरफ से यह बयान सामने आया। पुलिस को जांच करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहा था और इस दौरान हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम जानकारी जो कि निकलकर सामने आई है। आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला जहां पर मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी आवश्यकता यहां पर नहीं होगी। पुलिस को जांच करने के लिए अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है कि पुलिस मामले की जांच कर सकती है। हाईकोर्ट एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहा था और इसको देखते हुए ये अहम फैसला जो कि कोर्ट की तरफ से सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इसका ये बड़ा फैसला है। मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। एक मामले में सुनवाई हो रही थी और इस दौरान हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि पुलिस को जांच करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, पुलिस जांच कर सकती है, पुलिस को फ्री हैंड है। हाईकोर्ट एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहा था और इस दौरान हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी सामने आई। ये बड़ा फैसला जो कि हाईकोर्ट का है और पुलिस को इस दौरान फ्री हैंड दिया गया है कि पुलिस की तरफ से जांच की जा सकती है और इसमें अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं नोएडा में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस अरेस्टिंग के बाद भागने की कर रहे थे कोशिश। आरोपी ने 6 साल की मासूम के साथ रेप किया था। मेडिकल कराने के लिए ले जाते समय भागने की यहां पर कोशिश की गई थी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेक्टर 39 पुलिस की सेक्टर 42 पर ये जो मुठभेड़ है वो हुई है। ये देखिए तस्वीर अब सामने, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में ये जो आरोपी हैं वो घायल हो गए हैं। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अरेस्टिंग के बाद ये भागने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी ने 6 साल की मासूम के साथ रेप किया था और इसी बीच मुठभेड़ हो गई। मेडिकल कराने के लिए
ले जाते समय भागने की ये आरोपी कोशिश कर रहे थे। घायल आरोपी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इलाज चल रहा है। और ये तस्वीर जो कि लगातार आपको दिखा रहे हैं, हालांकि आरोपी को अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। अरेस्टिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है, ये जानकारी है। सेक्टर 39 पुलिस की सेक्टर 42 कट पर यह मुठभेड़ हुई, ये जानकारी। तो रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। पुलिस अरेस्टिंग के बाद भागने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान ये मुठभेड़ हुई। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है, जहां कुछ पूर्व में एक 6 साल की मासूम के साथ एक आरोपी ने दुष्कर्म किया था और जिसका नाम सौरभ बताया जा रहा है। हालांकि दुष्कर्म करने के बाद फरार था। पुलिस को इसकी तलाश थी और इस पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट और जो देखा जाए 376 जो दर्ज किया गया था। उसके बाद में अब कहीं ना कहीं पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसको जब मेडिकल लाया गया कराने के लिए जिला अस्पताल, तो रास्ते में जब पुलिस को आवाज आती है हवा गाड़ी की हवा निकलने की, और पुलिस जब देखती है तो दरोगा को उतरते नहीं धक्का देता है आरोपी सौरभ, और धक्का देने के बाद सरकारी पिस्टल छीनकर और कहीं ना कहीं उन पर हमला करने का प्रयास करता है। जवाबी कार्रवाई में जो है गोली लगी है इस आरोपी सौरभ को और मुठभेड़ में इसको गिरफ्तार अब फिर से किया गया है और जिला अस्पताल में इसका उपचार चल रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की गई है, सेक्टर 39 थाना द्वारा। ठीक है, पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।